जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के दूसरे चैप्टर में। और आज स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से बिल्कुल। और कल मैंने बताया है कि मध्यकालीन इतिहास में जो है जो हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज उसी एक एक टॉपिक को लेके हम स्टेप बाय स्टेप जो है मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म करेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, इतिहास में इतने तथ्य हैं कि सभी को बोर्ड पे लिखना क्या है संभव नहीं है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं हम उनको ओरल बोल देंगे। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, जो ओरल बोलते जाएं तो उनको जो है क्या है आप पेन डाउन करते जाइएगा। बाकी जो बोर्ड पे है इसका लास्ट में क्या स्क्रीनशॉट कर लेके आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपसे गुजारिश है कि जो हम ओरल बोलेंगे तो उस चीज़ को भी आपको हम बता देंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है इस जगह पे लिख लीजिएगा। तो वो भी आपको लिखना है, क्योंकि इतिहास बहुत विशाल एरिया है और हर तथ्यों को लिखना बोर्ड पे संभव नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कल कि हम लोग जो मध्यकालीन इतिहास है ये सबसे पहले अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण, फिर मोहम्मद गौरी, और फिर इसके बाद आ जाएगा दिल्ली सल्तनत। तो पहला जो टॉपिक होगा आपका अरबों का आक्रमण होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भारत पे जो आक्रमण करने वाले पहले अरब के जो लोग होते हैं, इसे मुस्लिम आक्रमण भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है 711 में हुआ है, और 711 में दो आक्रमण हुए हैं, लेकिन दोनों जो आक्रमण क्या होते हैं असफल होते हैं। तो 711 में पहला जो आक्रमण होता है ये उबैदुल्लाह करते हैं। कौन करते हैं? उबैदुल्लाह करते हैं। फिर उसके बाद पुनः जो है बुदैल करते हैं। और ये जो उबैदुल्लाह और जो बुदैल होते हैं ये आक्रमण करने वाले भारत पे ये अरब के होते हैं, लेकिन इनका जो आक्रमण है ये सफल नहीं होता है और ये अपने आक्रमण में असफल हो जाते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला असफल अरब आक्रमण किसने किया है? उबैदुल्लाह ने किया है। दूसरा किसने किया? बुदैल ने किया है। कब किया है? 711 में किया है। और ये दोनों जो आक्रमण होते हैं ये दोनों आक्रमण असफल होते हैं। लेकिन जब इसके बाद आता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम। कब आता है? 712 ईस्वी में आता है। और ये जो अल हजाज हैं ये ईरान के शासक होते हैं। क्या होते हैं? ईरान के शासक अल हजाज से आज्ञा लेके ये भारत पे आक्रमण करते हैं। और जब ये भारत पे आक्रमण करते हैं 712 में, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 712, तो दो इतिहासकार का नाम लेना चाहेंगे, आप लिख लीजिएगा। एक है हरिश्चंद्र है और एक है आपके बीडी महाजन। तो हरिश्चंद्र वर्मा एक इतिहासकार हैं और एक आपके हैं बीडी महाजन। तो हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में ही आक्रमण किया था, जबकि एक इतिहासकार और हैं बीडी महाजन। तो बीडी महाजन ने क्या बताया है कि इन्होंने जो है 711 में आक्रमण किया है। तो फिलहाल हम लोग जो है किसके तथ्यों को मानते हैं, या फिर जो सभी किताबों में किसको माना गया है? हरिश्चंद्र वर्मा का जो जो तथ्य है उसी को माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में ही भारत पे आक्रमण किया था। और वो स्थान कौन सा है? वो स्थान आपका सिंध है। कौन सा है? सिंध। और उसमें सिंध का शासक था दाहिर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 712 में भारत पे आक्रमण करने वाला जो पहला सफल आक्रमण किसका रहा है? मोहम्मद बिन कासिम का रहा। कहाँ पे किया है? सिंध पे किया है। और सिंध जो है, सिंध का राजा कौन होता है? दाहिर होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? तो एक पुस्तक है चचनामा। तो चचनामा क्या है? पुस्तक। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से बनेंगे कि जो भारत पे आक्रमण किया गया है पहली बार सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 के अनुसार, ये जो जानकारी हमको किस प्राचीन पुस्तक से मिलती है? तो पुस्तक है आपकी चचनामा। और इसमें यह भी बताया गया है कि ईरान के एक शासक होते हैं अल हजाज। तो अल हजाज से आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम कहाँ भारत पे आक्रमण करता है 712 में, और ये सफल हो जाता है। अब जब ये सफल हो जाता है तो क्या है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सिस्टम लागू कर देता है। और उस सिस्टम में पहला नाम है आपका जजिया कर। क्या है आपका? जजिया कर। और जजिया कर जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपसे हम 4 पॉइंटों को बताएंगे। फिलहाल बोर्ड पे एक ही पॉइंट लिखा है जजिया। तो जजिया कर की हम सबसे पहले बात करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर पेपर में उठाएंगे तो जजिया कर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो जजिया कर से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो 4 नाम याद रखिएगा। पहला आपका मोहम्मद बिन कासिम है, दूसरा आपका फिरोज शाह तुगलक है,
तीसरा आपका अकबर है, चौथा क्या है औरंगजेब। तो पहला नाम क्या है, कासिम है। दूसरा फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश के हैं। तीसरा क्या है, अकबर है जो कि मुगल वंश के हैं। और चौथा नाम है आपका औरंगजेब। अब देखिए चार नाम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि जजिया कर को सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति ने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर फिरोज शाह से क्या बनेगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला जो मुस्लिम शासक कौन होता है, वो आपका होता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है, ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर को लगाया है। तीसरा पॉइंट क्या अकबर से है, तो अकबर ने क्या किया है, जजिया कर को समाप्त किया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा मुगल राजा होता है या बादशाह होता है जिसने जजिया कर को समाप्त किया है, तो वो आपके हैं अकबर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुगल वंश के किस राजा ने पुनः जजिया कर को लगा दिया था, तो औरंगजेब। तो चार नाम आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब। तो सबसे पहले कासिम लगाता है ब्राह्मणों पे, फिरोज शाह तुगलक, हटाता कौन है, अकबर, और पुनः कौन लगाता है, औरंगजेब। तो चार पॉइंट आपको याद रखना है, जजिया कर से याद रखना है। अब एक बात और आती है कि जो भारत है, तो भारत में जैसे हम कहते हैं इसका हिंदुस्तान भी कहते हैं, और हिंदू नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे जो रहने वाले जो व्यक्ति है पहले इसका नाम हिंद पड़ा, और हिंद से यहाँ के लोग क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। तो हिंदू जो शब्द है ये भारतीयों के लिए दिया गया किसके द्वारा, ये अरबों के द्वारा दिया गया है। अब एक है दिरहम। तो दिरहम जो है एक प्रकार का सोने का सिक्का है। क्या था, सोने का सिक्का। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम के समय में जो सोने का सिक्का चलाया गया है उसे क्या नाम दिया गया है, दिरहम नाम दिया गया है। और इसी के समय जब ये भारत में आता है तो भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन जो है ये आरंभ होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आपका 712 में आक्रमण और दूसरा आपका है जजिया कर। तो ये आपका हो गया मोहम्मद बिन कासिम। अब हम देखिए इस समय ये कहानी 712 की है। कहानी कब की है, 712 की है। अब हम आते हैं किसमें, तुर्कों में आते हैं। और तुर्क में जैसे हम आते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को आपको पता है कि इसने कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। और ये जो समय है कब का है, लगभग जो है 1000 के आसपास का समय है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि 700 से 800, 800 से 900, 900 1000, लगभग 300 वर्ष क्या मुसलमान यहाँ पे आक्रमण नहीं किए। तो इसका कोई विशेष इतिहास नहीं मिलता है। और भारत में जो है इस समय क्या है, राजपूत वंश जो है ये चल रहा था। और जब लास्ट में होता क्या कि राजपूतों के अंदर आपस में ही क्या है एकता न रही, उसी का जो फायदा उठाकर बाद में विदेशी आक्रमण भारत पे क्या है राज किए हैं, और भी क्या है नए राजवंश की स्थापना करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। और ये लगभग जो है अरबों के आक्रमण के बाद से 250-300 साल बाद ये होता है। तो हम लोग देखेंगे तुर्कों का आक्रमण, तुर्क कैसे आए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये तुर्क हैं ये इन्होंने क्या किया है, गजनी वंश, इनका संबंध किससे है, गजनी वंश से है। और इसे यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अलप्तगिन इनके क्या है, संस्थापक। अलप्तगिन क्या है, इनके संस्थापक हैं। फिर इनका पुत्र होता है, फिर बलक्तगिन होते हैं, फिर पिराई होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, केवल आपको ये याद रखना है कि गजनी वंश का जो संस्थापक है ये कौन है, तो अलप्तगिन है। अगर पेपर में आएगा तो वनडे एग्जाम में अगर आना भी होगा तो इनसे केवल इनका कालक्रम पूछेगा, क्योंकि आजकल पेपर में देख रहे हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चन ना पूछकर पेपर में क्या पूछ रहा है, जितने भी राजा होते हैं, जितने भी वंश होते हैं, या फिर जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनका जो है कालक्रम एक सीक्वेंस बनाकर पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। तो इसलिए क्या है हम आपको इसी रूप में पढ़ा रहे हैं। तो गजनी वंश में कितने आपके शासक होते हैं, क्रम से देखिएगा, पहले अलप्तगिन होते हैं, फिर इसहाक होते हैं, फिर बलक्तगिन, फिर फिराई हैं, और फिर आपके सुबुक्तगिन है, और फिर लास्ट में क्या आते हैं, महमूद गजनवी। और इसके बाद जो है इनका कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गजनी वंश के जो संस्थापक हैं अलप्तगिन हैं। और फिर देखिएगा इनका जो है, इनका जो ज़्यादा समय नहीं रहा, कुछ ही महीने रहे हैं ये। तो उसके बाद फिर आता है सुबुक्तगिन। क्या आता है, सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन जो है प्रारंभ में
अलप्तगीन का गुलाम था। तो ये आपका सुबुक्तगीन जो है स्टार्टिंग में अलप्तगीन का गुलाम रहा है, लेकिन ये इतना प्रतिभाशाली रहा है कि इससे अलप्तगीन खुश हो गया और इसे क्या है अपना दामाद बना लिया। तो ये चीज आपको याद रखना है। सुबुक्तगीन जो है आरंभ में क्या होता है कि ये अलप्तगीन का गुलाम होता है और इतना ये होशियार होता है, बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है। इससे खुश होकर अलप्तगीन ने अपने गुलाम को ही क्या बना लिया है, अपना दामाद बना लिया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसके बाद हम देखेंगे ये सुबुक्तगीन जो है ये राजा बनता है। कौन बनता है? सुबुक्तगीन जो है ये राजा बनता है। तो सुबुक्तगीन क्या है, इसके बाद जो है ये इसका राजा बन जाता है गजनी वंश का, और ये दामाद भी बन जाता है। और सुबुक्तगीन ही जो है ये भारत पे पहली बार आक्रमण करता है। और ये कहलाते क्या हैं? ये तुर्क कहलाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक, तो पहला तुर्क शासक कौन होगा? सुबुक्तगीन होगा। और पहला अरब का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम होगा। तो यहाँ पे कभी कभी अगर पेपर में आता तो बच्चे क्या कर देते हैं, महमूद गजनवी को कर देते हैं, जो कि क्या है, ये गलत है। तो आपको याद रखना है कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला जो है तुर्क शासक सुबुक्तगीन होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, जब ये राजा बन जाता है तो 2 पॉइंट यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसने भारत पे आक्रमण किया है। तो आक्रमण जब किया है तो ये ध्यान देना है कि जो इससे खुश होकर इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। इसे जो है अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? अलप्तगीन के द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा तुर्क शासक होता है जिसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई है? तो वो आपका होगा सुबुक्तगीन। और दिया किसने है? अलप्तगीन ने दिया है। अब क्यों दिया है? तो भारत पे आक्रमण करता है, सफल हो जाता है। और सुबुक्तगीन सबसे पहले शाही राजा जयपाल के खिलाफ जो है ये आक्रमण करता है। कब करता है? 1000 में करता है। और फिर क्या है, 1001 में करता है। जो पहली बार जब ये हार जाता है, पहली बार भी क्या है, ये इसे हार मिलती है, और दूसरी बार क्या है, इसे हार मिलती है। तो इससे राजा जयपाल इतना शर्मिंदा हो जाता है, जब दूसरी बार भी क्या है सुबुक्तगीन से हार जाता है, तो ये आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। और इसके बाद इसका बेटा राजा बनता है, आनंदपाल बनता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि राजा जयपाल ने क्या किया, ये शाही राजा होते हैं, ये सुबुक्तगीन से हारने के बाद क्या होते हैं, इन्होंने आत्महत्या कर लेती है। और इनके बाद जो इनका बेटा क्या होता है, आनंदपाल, ये राजा बनता है। इसको भी क्या है, महमूद गजनवी के द्वारा हराया गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, महमूद गजनवी के पास। सुबुक्तगीन से आपको क्या याद रखना है, अमीर उल उमरा याद रखना है, इसने शाही राजा जयपाल को हराया है। तो 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, अमीर उल उमरा, और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है? अलप्तगीन के द्वारा दी गई है। और ये पहला तुर्क शासक होता है भारत पे आक्रमण करने वाला। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है यामीन उद दौला और यामीन उल बिल्ला। अब जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है, या फिर हम कह सकते हैं गजनी वंश की गद्दी पे बैठा है, तो एक वहाँ के क्या होते हैं, खलीफा होते हैं। क्या होते हैं? खलीफा अल कादिर बिल्ला। तो खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को 2 उपाधियां दी। और वो 2 उपाधियां कौन कौन सी हैं? यामीन उद दौला और यामीन उल बिल्ला। तो ये उपाधियां जो है गजनी वंश के एक महान शासक होते हैं महमूद गजनवी, तो इनको जब ये गजनी वंश की गद्दी पे बैठते हैं तो इन्होंने इनको क्या है, 2 उपाधियां दी। अब जो महमूद गजनवी है भारत पे जो है 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन आपको क्या है कि उन 17 का जो इतिहास आपको नहीं मिलता है। केवल आपको मुख्य रूप से आपका सोमनाथ मंदिर है और जाटों के विरुद्ध है। लेकिन उसके पहले जो है आपको 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि ये जो इनका 6वां आक्रमण था, ठीक है। तो जो शाही राजा जयपाल का बेटा होता है आनंदपाल, तो इसको भी महमूद गजनवी के द्वारा हराया जाता है। कब हराया जाता है? 1008 में हराया जाता है। किसके द्वारा? तो ये जान लीजिए कि 998 से लेके 1030 तक की जितनी घटनाएं हैं, जितने भी राजा हारे हैं, सभी लोग महमूद गजनवी से हारे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि 1018 और 1019 में इसने मथुरा और कन्नौज पे क्या है, आक्रमण किया, और यहाँ पे कायदे से लूटपाट की, और यहाँ पे प्रतिहार वंश का कब्जा यहाँ पे पहले से चल रहा था। आगे हम लोग देखेंगे कि 1019-20 में
चंदेल राजा विद्याधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जितने भी आपके 17 आक्रमण होते हैं तो उन 17 आक्रमण में क्या है 16 में जो है विजय प्राप्त होती है किसकी, ये महमूद गजनवी की। लेकिन जो चंदेल राजा विद्याधर होते हैं जब इनके यहाँ आक्रमण करता है महमूद गजनवी तो क्या है उसे हार का सामना करना पड़ता। तो यही एकमात्र हार है किसकी, महमूद गजनवी की। किसके यहाँ हारे थे, ये चंदेल राजा विद्याधर से हारे थे। वही चंदेल राजा हैं जिन्होंने खजुराहो के जो है मंदिर का निर्माण करवाया है, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि 1025 क्या है आपका 1025, और 1025 लिखा है सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया गया था कब किया गया है, 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया है। और ये मंदिर कहाँ है आपका, ये मंदिर गुजरात में है। अब ये गुजरात में है तो उस समय गुजरात में सोलंकी शासक चल रहा था। तो सोलंकी शासक होते हैं आपके भीम प्रथम। कौन होते हैं, भीम प्रथम। तो भीम प्रथम के शासनकाल में 1025 में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे भयंकर लूटपाट की, और इतना बताया कि लूटपाट किया है, इतना किया है कि खूब कत्ले आम किया है। वहाँ क्या है सर के ढेर उसने लगा दिया है। फिर उसके बाद क्या किया है, वहाँ पे जितने भी खजाना रहे, मंदिर का खजाना और भी खजाना होता है, सबको लूटता है। और इतिहासकारों का कहना है तो इस लूटपाट में लगभग 20 लाख दिनार जो है ये लूट के ले जा रहा था। कहाँ पे, अपने देश में ले जा रहा था। कितना, 20 लाख दिनार। और दिनार क्या होता है, सोने के सिक्के होते हैं। आप इमेजिन करिए अगर आज की डेट में हम आपको 20 लाख सोने को सिक्का दे दें तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या किसी नौकरी की तैयारी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ये लेके ले जा रहा था। और जब ये जानकारी कहाँ मिलती है, जब राजस्थान में कुछ एरिए पे जाट रहा करते रहे। कहाँ पे, जाट। तो जाटों ने क्या है इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कुछ दिनार जो है महमूद गजनवी से क्या है जाटों ने लूट लिया। और जब लूट लिया है तो वहाँ पे जो है महमूद गजनवी जो है उनसे लड़ा नहीं है, जो उसके जितना लूटा है वो तो लूट लिया, बाकी जो धन है वो लूट के लेके वापस चला गया। लेकिन उसके दिमाग में ये बसा हुआ था कि अभी हमको जाटों को एक बार सबक सिखाना है। और फिर जो है 1025 के बाद पुनः ये फिर भारत पे आक्रमण करता है। कब, 1027 पे। ये चिढ़ा हुआ था किससे, जाटों से। और 1027 में इसने क्या किया है, जाटों पर हमला किया। और यही महमूद गजनवी का क्या होता है, अंतिम आक्रमण होता है। अंतिम क्या है, ये आक्रमण होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि महमूद गजनवी का जो भारत पे जो अंतिम आक्रमण है कब हुआ है, 1027 में हुआ है। किसके विरुद्ध हुआ है, जाटों के विरुद्ध हुआ है। अब इसके बाद 27 के बाद कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसकी 1030 में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का कारण यह है कि इतना धन ये लूट के ले गया भारत से कि 1027 के बाद लगभग 28-29 में ये पागल हो गया। और जहाँ पे पूरा खजाना ये लूट के ले गया था वहाँ पे रहता था, बस उसी खजाने को देख देख कर क्या है ये बड़ा खुश हुआ करता था। अपने अपराध, इसको नींद भी नहीं आती रही और खूब हंसा करे। और उसके बाद जो है क्या है कि ये पागल हो गया। और इस घटना के कारण क्या है, लोग इसे पागल घोषित कर दिए। एट लास्ट होता क्या है कि 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। तो वैसे भी कहा जाता है कनक कनते 100 गुनी मादकताधिका, यह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अधिक धन मिल जाता है तो उसमें भी व्यक्ति क्या है वो पागल हो जाता है। जिस प्रकार से महमूद गजनवी पागल होकर क्या है ये मर जाता है। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ है, ये आपका हो गया महमूद गजनवी। अब देखिएगा महमूद गजनवी के कुछ दरबारी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं महमूद गजनवी के साथ कुछ लेखक हैं, विद्वान हैं, वो भारत पे आते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और ट्रिक इसकी है, आपको याद रखना है ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है फूफा। क्या है आपकी, फूफा। तो महमूद गजनवी के फूफा भारत आए। तो फूफा का मतलब होगा FUFA। तो महमूद गजनवी के फूफा महमूद गजनवी के साथ भारत आए। अब फूफा में कौन कौन से हैं, ये 4 इनके विद्वान हैं। पहले F का अर्थ हो जाएगा फारूकी हो जाएगा, फिर U का अर्थ हो जाएगा उतबी हो जाएगा, और फिर F का अर्थ होगा फिरदौसी, और फिर A का अर्थ क्या होगा अलबरूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फारूकी,
उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी। याद कैसे रखना है? फूफा से आपको याद रखना है। तो पहले एफ से फारूकी, यू से उतबी, फिर दूसरे एफ से फिरदौसी, फिर जो ए है लास्ट में ये अलबरूनी। अब इनकी किताबें हैं और इन किताबों में जो शाहनामा है, तो शाहनामा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो शाहनामा को जो है आपको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि शाहनामा किसकी पुस्तक है? ये फिरदौसी की है। और फिरदौसी जो है इनका संबंध किससे है? महमूद गजनवी से है। आगे हम देखेंगे उतबी की कौन सी किताब है? तो उतबी की है किताब उल यामनी। कौन सी है? किताब उल यामनी जो है ये उतबी की किताब है। अल बरूनी की कौन सी है? किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। तो पुराणों का जो अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन होता है? अलबरूनी होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान व्यक्ति अलबरूनी होता है। एक पॉइंट हम मुगल वंश से पढ़ेंगे कि अगर आपसे पूछे उपनिषद का अध्ययन करने वाला, उपनिषद का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान कौन था? दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। और दारा शिकोह जो है ये शाहजहां का बड़ा बेटा होता है और औरंगजेब का बड़ा भाई होता है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान ये अलबरूनी होता है और उपनिषद का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान ये दारा शिकोह होता है। और दारा शिकोह जो है ये शाहजहां के बड़े बेटे होते हैं। हम कह सकते हैं औरंगजेब का बड़ा भाई। जो धर्मत का युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये सब हो गया आपका महमूद गजनवी के बारे में। अब इसके बाद जो है लगभग 50 साल तक जो है कोई इतिहास नहीं मिलता है कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कौन से मुस्लिम शासक आए नहीं आए। फिर इसके बाद जो एक नाम आता है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या है आपका? मोहम्मद गौरी। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बाद पढ़ेंगे। अब मोहम्मद गौरी जो आता है तो इसका जो मुख्य नाम है या मूल नाम क्या है? मुजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। क्या नाम है? मुजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अगर आपसे पूछे कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता जो है सर्वप्रथम जो है पूर्ण रूप से किसने स्थापित की है? तो मोहम्मद गौरी ने ही स्थापित की है। क्योंकि इसके पहले जितने भी आपके शासक या फिर आक्रमण हुए हैं वो जो है क्या किए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य रहा था धन को लूटना। लेकिन ये जब आया इसने देखा कि हम लोग यहाँ पे क्या शासन कर सकते हैं और इसलिए क्या इसने शासन के मकसद से ही क्या है यहाँ पे आक्रमण किया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1175 में क्या है मुल्तान पे आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गौरी। कौन करता है? मोहम्मद गौरी करता है। फिर इसके बाद होता क्या है 1178 में क्या है ये भीम द्वितीय और गौरी के बीच युद्ध होता है और ये सोलंकी शासक होते हैं। कौन होते हैं? सोलंकी शासक होते हैं। फिलहाल इस युद्ध में गौरी की हार होती है। क्या होती है? गौरी की हार होती है। ये आपको याद रखना है, एक भीम सेकंड है और एक भीम फर्स्ट है। और भीम फर्स्ट कौन से हैं? वही हैं आपके 1025 वाले, जब क्या महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया है। उस समय भीम प्रथम हार जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ भीम सेकंड क्या है ये जीत जाते हैं। तो इनकी जीत होती है और गौरी की क्या होती है? हार होती है। और फिर भी क्या है गौरी जो है ये हार नहीं मानता है और फिर से क्या है 1191 में तराइन का युद्ध होता है। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का पहला युद्ध होता है 91 में और दूसरा होता है 1192 में। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? पहला जो युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन दूसरे में क्या है ये हार जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है कि तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में होता है किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान, ये तीसरे हैं आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। तो इस पहले में क्या है ये पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन दूसरे में क्या है ये हार होती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बाद ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को ये क्या कहते हैं कैद कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहाँ अपने विदेश में ले जाते हैं और वहाँ पे क्या इनकी आंखों में क्या है गरम गरम सोजा जो है ये भुकवा देते हैं। तो गरम गरम सोजा जब इनकी आंखों में डलवा दिया जाता है किसके?
ये जो है क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के, ये अंधे हो जाते हैं और इनको हमेशा के लिए कैद कर लिया जाता है। लेकिन बाद में गौरी को ये जानकारी होती है कि पृथ्वीराज चौहान जो है ये शब्द वेदी बाण जो चलाना जानते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये उसका जो है नमूना देखना चाहते थे कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि उनकी आँखें तो पहले से ही क्या खत्म हो चुकी थी और उसी समय क्या पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी जो है कवि होते हैं, यही सब सूचना जो है मोहम्मद गौरी को देते रहे। अब देखिए आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि प्राचीन काल में सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन अगर उनके जो राजदूत होते रहे, विद्वान होते रहे, तो उनको कभी कुछ क्या हानि नहीं पहुँचाई जाती थी प्राचीन काल में। तो चंद्रबरदाई जो है गौरी के यहाँ गए और बताया कि हमारे जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, ये बिना इनकी आँख जो है अब तो खत्म ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये क्या है निशाना लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द भेदी बाण जो है चलाना जानते हैं। और जब चंद्रबरदाई और क्या कहते हैं अ, आपके पृथ्वीराज चौहान हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और चंद्रबरदाई जो है प्रारंभ में ये क्या था दरबारी कवि होता है किसका? पृथ्वीराज चौहान का। तो ये बता देते हैं कि हम आपको कौन? ये चंद्रबरदाई कि हम आपको एक कविता के माध्यम से बता देंगे कि जो मोहम्मद गौरी है कहाँ पे बैठा है, कितने ऊँचे पे बैठा है। तो उसके बाद क्या है आप वो तीर चलाइएगा और उसकी हत्या कर देना। तो फिर एक सभा बनती है, सभा में एक होता है ये कि वो शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं, कौन? पृथ्वीराज चौहान और एक गीत गाते हैं कौन? चंद्रबरदाई। वो गीत है आपका 4 बाँस 24 गज अष्ट अंगुल प्रधान और ता ऊपर सुल्तान है अब मत चूके चौहान। तो ये जो इसी गाने के माध्यम से जो है क्या कहते हैं चंद्रबरदाई जैसे ही बोलते हैं और फिर पृथ्वीराज चौहान जो है वो तीर चला देते हैं और इस प्रकार से गौरी की हत्या हो जाती है। और लेकिन फिलहाल ये इतना प्रमाण ये लिखित में नहीं मिलता है, ये ऐसे कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो फिलहाल 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 92 में दूसरा, पहले में जीत और दूसरे में हार होती है। फिर इसके बाद देखिए 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और चंदावर का युद्ध होता है किसके भी? राजा जयचंद, ये कन्नौज के राजा होते हैं और ये गौरी होते हैं। इसमें जयचंद की हार होती है। जयचंद की क्या होती है? ये हार होती है और गौरी के क्या होती है? ये विजय होती है। ये भी आपको याद रखिएगा। और इसके बाद जो ये मिलता है कि जयचंद की हार होने के कारण क्या है इसकी जो बेटी होती है संयोगिता जो है, फिलहाल इसका जो इतिहास उतना आपके पेपर में पूछा नहीं जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का जो है अंतिम अभियान क्या था? पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध। क्या था? पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट मोहम्मद गौरी से अब ये बनता है कि कौन सा सूफी संत, ये कौन होते हैं आपके? ये आपके सूफी संत हैं। क्या हैं आपके? सूफी संत। और ये किसके शासनकाल में आते हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये जो आते हैं मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो आपको याद रखना है कि ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया। और इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए एक नालंदा है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय और एक आपका है विक्रमशिला, विक्रमशिला। तो एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, एक आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। नालंदा का जो निर्माण है गुप्त वंश के राजा होते हैं कुमार, कुमार प्रथम होते हैं और विक्रमशिला का जो निर्माण है पाल वंश के राजा होते हैं, राजा धर्मपाल वो लोग करवाते हैं। लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालयों को तहस नहस करवा दिया गया कब? 1203 में। और तहस नहस करने वाला व्यक्ति कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। इसको आप नोट करिएगा कि जो बख्तियार खिलजी था इसने 1203 में क्या किया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस करवा दिया और वहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं सनातन धर्म से जो जितने भी ग्रंथ रहे हैं और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ रहे हैं वो जो है उनको जलवा दिया। बताया जाता है कि वहाँ पे जब क्या है आग लगा दी गई, 6 महीने तक जो है वो ग्रंथ जो है ये जलते रहे और सुलगते रहे हैं। और कौन किया है? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद गौरी का एक सेनापति होता है। इसके अलावा 2 और सेनापति होते हैं, एक का नाम होता है यलदोज होता है। कौन होता है? यलदोज होता है। और एक का नाम होता है कुबाचा होता है। कौन होता है? कुबाचा, कुबाचा। और एक का नाम है ऐबक। कौन होता है? ऐबक होता है।
तो मोहम्मद गौरी के बाद जो है ये 3 मुख्य आपके जो शासक होते हैं, यल्दोज होते हैं, कुबाचा होते हैं और ऐबक। फिलहाल यल्दोज का और कुबाचा का कोई इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन ऐबक को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत में। तो ये तीनों लोग जो है मोहम्मद गौरी के बाद जो है क्या कहते हैं, ऐबक के रूप में आते हैं, और कुबाचा है, यल्दोज, ये 3 लोग हैं। और एक सेना नायक होता है बख्तियार खिलजी, जिसने क्या है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारत में किस प्रकार से जो विदेशी आक्रमण है, मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, किस प्रकार से भारत में आक्रमण किया और अपनी सत्ता को स्थापित किया। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत में आ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको चलेंगे। देखिए, एक चीज़ हमने कहा है स्टार्टिंग में कि इतिहास है, इतिहास में बहुत सारे तथ्य हैं। अगर आप केवल हर चीज़ को बोर्ड पे लिखा हुआ पाएँगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए आपसे कहते हैं आप ध्यानपूर्वक जो है आप पेन उठाइए, और जो कुछ चीज़ें जो मौखिक हम बोल देते हैं तो वो भी आपको पेन से लिखना है। वीडियो आपको कैसा लगा है इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँगे। जय हिंद।